आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मधुमेह के बारे में पढ़ेंगे। मधुमेह की बीमारी क्या होती है और मधुमेह में आहार किस प्रकार के आहार देने से उनमें लाभ पहुंचता है। तो पहले मधुमेह के बारे में जान लेते हैं। मधुमेह जिसे छीनिया या पेशाब रोग भी कहते हैं, ये शरीर में इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव के कारण होता है। ये चयापचय संबंधी रोग है और इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। और यह मनुष्य के अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है और यह अंतःस्रावित हार्मोन है जो कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं के कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है और इंसुलिन कार्बोज के चयापचय को नियंत्रित करता है। जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, यह हार्मोन अधिक मात्रा में उत्पन्न होकर ग्लूकोज को यकृत तक पहुंचाकर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए ऊतकों तथा कोशों में ऑक्सीकरण के लिए भी इंसुलिन की आवश्यकता होती है। और अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है तथा अधिवृक्क एवं थायराइड ग्रंथि भी कुछ हद तक कार्बोज के चयापचय को प्रभावित करते हैं। अंतरस्रावित ग्रंथियों में इससे स्रावित होने वाले हार्मोन की अधिकता से हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति उत्पन्न कर देता है। हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और जिस अनुपात एवं मात्रा में रक्त में ग्लूकोज की बढ़ोतरी होती है, उस अनुपात में इंसुलिन हार्मोन का स्राव नहीं हो पाता है। इसलिए रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय को अधिक मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का श्रवण करना पड़ता है और जिससे अग्नाशय की कोशिकाओं पर अधिक भार पड़ता है। यदि यह क्रिया को लंबे समय तक चलती रहती है तब लैंगरहैंस दीपिका की कोशिकाओं को अधिक श्रम करना पड़ता है, जिससे वे कुछ ही दिनों में खराब हो जाती हैं और परिणामतः क्या होता है, स्थायी मधुमेह हो जाता है। तो मधुमेह की स्थिति में ग्लूकोज पेशाब के माध्यम से निकलने लगता है और अग्रपीयूष एड्रेनल कार्टेक्स तथा थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की अधिकता से ग्लाइकोसूरिया एवं तथा कीटोसिस भी हो जाता है और जिससे मधुमेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मधुमेह के कारण क्या है? मधुमेह के कारण वंशानुगत है, आयु है, मोटापा है, लिंग है और मानसिक तनाव है। वंशानुगत मधुमेह रोग जो है वो वंशानुगत रोग है। यदि अगर माता पिता में दोनों ही अपने भाव में अथवा इसमें से कोई भी एक मधुमेह रोग से पीड़ित होता है तो उसके बालकों में भी इस रोग होने की संभावना होती है। यदि बालक में प्रत्यक्ष रूप से मधुमेह नहीं भी होता है तो भी वे इस रोग के वाहक होते हैं और यह रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी एवं वंशानुगत रूप से हस्तांतरित होता रहता है। और यदि किसी व्यक्ति को 40 वर्ष से पहले ही मधुमेह हो जाते हैं तो ये वंशानुगत के कारण होता है। आयु मधुमेह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। शैशवावस्था में भी मधुमेह होता है, परंतु तब यह रोग अस्थायी होता है जो कुछ दिनों बाद स्वतः ठीक हो जाता है। लेकिन 40 से 50 वर्ष में मधुमेह होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। मोटापा मोटे व्यक्ति को मधुमेह अधिक होता है। प्रौढ़ावस्था में विशेषकर आपका 30 से 40 वर्ष की अवस्था में शरीर में वसा संग्रह की प्रकृति बहुत अधिक बढ़ जाती है और मोटे व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता भी कम होती है। इस कारण कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, क्योंकि जिस अनुपात में कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन किया जाता है उस अनुपात में इंसुलिन का श्रावण नहीं हो पाता है, जिससे कि मधुमेह रोग हो जाता है। लिंग यद्यपि कि यह रोग जो है स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों में ही होता है, लेकिन पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा इस रोग के होने की प्रबल संभावना रहती है। मानसिक तनाव, क्रोध, उद्वेग, चिंता, भय, इन सभी कारणों से व्यक्ति के शरीर समय पर भोजन नहीं ग्रहण करता है और अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, तब कार्बोज चयापचय प्रभावित होता है और मधुमेह हो जाता है। मधुमेह में चयापचय, कार्बोज का चयापचय। मधुमेह की स्थिति में ऊतकों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कम हो जाता है। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और सामान्यतः एक व्यक्ति में एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज 18 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होता है, परंतु इंसुलिन के अल्पश्रावण से रक्त में ग्लूकोज की काफी मात्रा बढ़ जाती है तथा पेशाब में ग्लूकोज निकलने लगता है, जिसके कारण
ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ऊतकों में ग्लूकोज की ऑक्सीकरण क्षमता काफी कम हो जाती है, परिणामतः रक्त में ग्लूकोज बढ़ने लग जाता है। यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 180 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होता है, तब ग्लूकोज पेशाब के माध्यम से निकलने लगता है और मधुमेह की स्थिति में रक्त में 400 से 600 मिलीग्राम पर 100 ml तक ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्लाइकोसूरिया हो जाता है और बार बार अत्यधिक मात्रा में मूत्र त्याग होने लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर में ग्लूकोज मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होता है, कार्बोज, वसा और प्रोटीन से, जिसमें से कि कार्बोज जो है उससे 100% प्रोटीन से और प्रोटीन अमीनो अम्ल से 58% और वसा से 10% भाग ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब वसा का चयापचय। तो मधुमेह की स्थिति में कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाने के कारण यकृत में ग्लाइकोजन का निर्माण बंद हो जाता है और इस कारण यकृत में ग्लाइकोजन की मात्रा जो है अत्यंत न्यून हो जाती है और शरीर में विभिन्न आंतरिक तथा बाहरी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन मधुमेह की अवस्था में ऊर्जा प्रदान करने हेतु ग्लूकोज का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः वसा ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करने हेतु एसीटेट तथा वशीय अम्लों में विभक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में वशीय अम्ल के चयापचय के फलस्वरूप एसीटोन तथा कीटोन बॉडी में एसिटिक अम्ल, एसीटोन तथा पॉलीहाइड्रॉक्सीब्यूटायरिक अम्ल होता है। यह सभी विषाक्त पदार्थ होते हैं और इनका निष्कासन गुर्दे द्वारा नहीं हो पाता है और रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोगी व्यक्ति के शरीर में निर्जलीकरण तथा बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और रक्त सिरा में कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोटीन का चयापचय। कार्बोज का शरीर में पूर्णतः चयापचय नहीं होने के कारण प्रोटीन ही ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगता है। यद्यपि प्रोटीन का मुख्य काम जो है वो निर्माणात्मक होता है, लेकिन कार्बोज के चयापचय में गड़बड़ी होने से उत्तक प्रोटीन ही ऊर्जा देने का काम करने लग जाता है, जिसके कारण प्रोटीन का विघटन होने लगता है और शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी हो जाती है तथा शरीर में ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन हो जाता है और प्रोटीन के बिना नाइट्रोजन वाला भाग जो है लगभग 58% जो भाग होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में और भी अधिक बढ़ोतरी हो जाती है और मांसपेशियों का क्षय हो जाता है तथा रोगी कमजोर और दुर्बल हो जाता है। बालकों में जो मधुमेह होता है उसे ये जो है ये 20 वर्ष से कम उम्र के बालकों को मधुमेह होता है, तब इसे जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज का मुख्य कारण है शरीर में इंसुलिन हार्मोन का अल्पश्रावण होना और रोगी बालक अक्सर निर्बल, कमजोर और अशक्त कुपोषण के शिकार होते हैं। और उपचार हेतु क्या करना चाहिए? बालकों में आहार में उच्च प्रोटीन, कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ का समावेश किया जाना चाहिए और उच्च जैविक मूल्यों वाला प्रोटीन दिया जाना चाहिए। साथ ही इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाना चाहिए ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो सके। और वयस्कों में मधुमेह, इसमें मधुमेह वयस्कों में होते हैं और मोटे लोग इस रोग के अधिक शिकार होते हैं। इसके उपचार के लिए जो वयस्कों में मधुमेह होता है उसके उपचार के लिए मधुमेह रोगियों को उनका वजन पहले कम करना चाहिए, फिर मुंह से एंटी डायबिटीज दवाइयाँ दी जानी चाहिए और अल्प भार में ग्रसित मधुमेह के रोगी को उच्च कैलोरी और प्रोटीन युक्त आहार दिया जाना चाहिए। साथ ही एंटी डायबिटिक दवाइयाँ भी दी जाती है जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य हो जाता है। वयस्कों को इंसुलिन इंजेक्शन बालकों की अपेक्षा कम दी जाती है। मधुमेह के और जो प्रारंभिक अवस्था है मधुमेह का उसका पता तो नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इसका पता चलता है रोग की तीव्रता की स्थिति में अथवा संक्रामक रोग के कारण एसिडोसिस अथवा बेहोशी आने पर मधुमेह का पता चलता है और मूत्र परीक्षण से मधुमेह का पता चल जाता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद मूत्र जांच अवश्य किया जाना चाहिए और घर में किसी सदस्य को मधुमेह होने पर या शारीरिक भार में अचानक कमी होने पर या कमी या वृद्धि हो, घाव जल्दी नहीं भरने की दशा में या त्वचा
एवं त्वचा में घाव और अन्य विकार होने पर मधुमेह का टेस्ट करा लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री के मूत्र की जांच अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में क्या होता है, हाइपरथायरिज्म की स्थिति में भी मूत्र से शर्करा निकलने लगता है और कभी कभी मधुमेह के अतिरिक्त अन्य बीमारियों में भी मूत्र द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगता है, जैसे पेंटोसूरिया हो गया, लैक्टोसूरिया की स्थिति में यह बीमारी अक्सर दूध पिलाती महिलाओं में होता है। और यदि मूत्र तथा रक्त दोनों में ही अधिक ग्लूकोज की उपस्थिति हो तो निश्चयपूर्ण समझना चाहिए कि मधुमेह ही है। मधुमेह के लक्षण, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, जब बार बार पेशाब त्याग करने हेतु जाना पड़ता है तो अत्यधिक मात्रा में मूत्र विसर्जन होने लगता है और मूत्र के साथ ग्लूकोजन का भी निष्कासन होता है। पॉलीफेजिया, रोगी को अधिक भूख लगती है क्योंकि कार्बोज का सही ढंग से पूर्ण रूप से चयापचय नहीं हो पाता और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कार्बोज और ऊतकों में नहीं हो पाता और बिना उपयोग हुआ ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। और पॉलीडिप्सिया जो है, बार बार प्यास लगने लगता है, बार बार मूत्र विसर्जन से शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो जाती है और शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने के लिए बार बार प्यास लगती है। निर्जलीकरण, और तीव्र मधुमेह की स्थिति में शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मूत्र विसर्जन के कारण शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पानी निकल जाता है और शरीर में जल संतुलन गड़बड़ा जाता है। थकान, मधुमेह की स्थिति में रोगी व्यक्ति अधिक थकान अनुभव होता है, रोग रोधक क्षमता का अभाव हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है और मधुमेह की संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। उन जल्दी रोगों से शिकार हो जाते हैं, उन्हें बुखार, क्षय रोग, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। घाव देरी से भरता है, मधुमेह के रोगियों का घाव देरी से भरता है क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और इसका मुख्य कारण रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होना होता है। और डायबिटिक कोमा क्या होता है कि मधुमेह की स्थिति में कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, वसा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करने लगता है, वसा का ऑक्सीकरण तीव्रता से होने लगता है, वसा में ऑक्सीकरण से यकृत में अधिक मात्रा में कीटोन बॉडी बनने लगता है। तो कीटोन ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु वसा के ऑक्सीकरण में जितना कीटोन बॉडी बनता है उतना उपयोग शरीर में ऊर्जा उत्पादन में हेतु नहीं हो पाता है और बॉडी में जो है कीटोन बॉडी रक्त में जमा होने लगता है। तो कीटोन में एसिटो एसिटिक अम्ल तथा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल होता है। ये शक्तिशाली अम्ल होते हैं, इनका निष्कासन गुर्दों द्वारा नहीं हो पाता और रक्त में इनकी मात्रा बढ़ती जाती है तथा एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस के कारण व्यक्ति को बेहोशी आने लगती है, वह मूर्छित हो जाता है, रोग की भयंकर तीव्रता की स्थिति में वह कई दिनों तक इसी अवस्था में पड़ा रहता है, इसे ही डायबिटिक कोमा कहते हैं। सूजन हो जाते हैं, मधुमेह की स्थिति में कभी कभी सूजन भी हो जाता है। नाड़ी संबंधी विकार होते हैं मधुमेह के रोग की स्थिति में, जैसे पागलपन, चिड़चिड़ापन, विक्षिप्त, अंधापन, मूर्छा आदि। ग्लाइकोसूरिया, मधुमेह की स्थिति में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिससे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाता है और मूत्र के माध्यम से भी ग्लूकोज का निष्कासन होने लगता है। मांसपेशियों का क्षय, प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है, जिससे कि इसका मुख्य काम निर्माणात्मक गौड़ हो जाता है और कई कोशों का निर्माण नहीं हो पाता है। साथ ही तंतुओं में टूट फूट मरम्मत जो होती है, उसका टूट फूट की मरम्मत भी नहीं हो पाती है और मांसपेशियां कमजोर और निर्बल हो जाती है। त्वचा पर घाव होना, मधुमेह के कारण त्वचा पर घाव हो जाते हैं, विशेषकर कमर, गर्दन, पीछे का भाग जो अधिक प्रभावित होते हैं, इस पर छोटे छोटे फुंसियां, फोड़े निकलने लगते हैं। इसे डायबिटिक कर्बंकल भी कहा जाता है। रेटिनाइटिक मधुमेह के कारण आंखों के स्वास्थ्य एवं रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है। आंखों में जो उपस्थित रक्त कोशिकाएं से रक्त स्राव होने लगता है और इससे अंधापन होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी आंखों की दृष्टि जो है धुंधली हो जाती है। उपचार, इसका उपचार दो तरीके से होता है, आहार द्वारा और इंसुलिन द्वारा। आहार के लिए क्या है कि मधुमेह के आहार में आप मिठास के लिए सैक्रिन का यूज कर सकते हैं। मधुमेह का रोग जो है आहार में मधुमेह का उपचार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि आहार से प्राप्त जो ऊर्जा है रोगी के व्यक्ति के कुल शारीरिक ऊर्जा की मांग से
5% कम होना चाहिए। कैलोरी जो है रोगी की लंबाई, आयु, शारीरिक वजन के ऊर्जा की मांग से 5% कैलोरी कम दी जानी चाहिए। और यदि मधुमेह के रोगी का वजन सामान्य है तथा मूत्र परीक्षण में कीटोन बॉडी उपस्थित नहीं है, तब इसके भोजन में कार्बोज की मात्रा कम होनी चाहिए। साथ ही दवा का भी उपयोग किया जाना चाहिए। यदि दवा से तथा आहार नियंत्रण से भी ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो रहा है तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाना चाहिए। और मोटापा से ग्रस्त मधुमेह के रोगी के आहार में क्या करना चाहिए कि आहार में सुधार करने से इनके बीमारी में सुधार जल्दी होता है। इन्हें दवाइयों इंसुलिन की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है। आहार क्या होता है कि कम कैलोरी युक्त होना चाहिए, परंतु कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक या कम नहीं की जानी चाहिए। धीरे धीरे कैलोरी की मात्रा घटाई जानी चाहिए। आहार में गुड़, शक्कर, मिठाई, जड़, कंद, ये सब्जियां, आइसक्रीम आदि शर्करा आहार नहीं देना चाहिए। और कम कैलोरी युक्त आहार देने के बावजूद भी यदि रोग में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो रहा है, तो मूत्र में ग्लूकोजन आता हो तो भी आहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखना चाहिए, कुछ दिन पश्चात वजन घटने लगता है। और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि मधुमेह की स्थिति में नकारात्मक या नाइट्रोजन संतुलन जो होता है वो निगेटिव हो जाता है और मधुमेह के रोगियों को सामान्य लोगों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और कार्बोज जो है रक्त में कीटोसिस तथा कीटोनूरिया को रोकने के लिए कैलोरी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। सामान्य वजन वाले व्यक्ति में 40% कैलोरी की प्राप्ति कार्बोज द्वारा होनी चाहिए और मोटे व्यक्तियों के लिए वसा की मात्रा को घटाकर कार्बोज की मात्रा 60% तक कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। मोटे व्यक्ति में शारीरिक वसा का भी ऑक्सीकरण होता है। और सामान्य वजन वाले व्यक्ति यदि 40% से अधिक कार्बोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो रोगी की स्थिति गंभीर हो सकती है। विटामिन, खनिज, लवण जो है मल्टीविटामिन की गोलियां देनी चाहिए। खनिज लवणों की पूर्ति हेतु हरे पत्तेदार सब्जियां और कम शर्करा युक्त फलों का उपयोग करना चाहिए। और अल्प भार के मधुमेह के रोगी का आहार में कार्बोज जो है सामान्य से कम वजन वाले अर्थात अल्प भार वाले मधुमेह के रोगियों को पर्याप्त मात्रा में कार्बोज दिया जाना चाहिए, परंतु साथ ही इन्हें दवाइयां, इंसुलिन का इंजेक्शन भी देना आवश्यक है ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो सके। और इंसुलिन द्वारा लेकिन जो ये आहार है उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे अनाजों में चावल, मक्का का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गेहूं तथा चना जौ मिलाकर उनके आटे की रोटी का प्रयोग करना चाहिए। मिठाइयाँ पूरी तरह से वर्जित कर देना चाहिए। वे सभी फल जिसमें कार्बोज की अधिकता है वर्जित समझना चाहिए, जैसे कि केला, अंगूर हो गए। और शक्कर, गुड़, शहद, खजूर बिल्कुल ही नहीं दिया जाना चाहिए। बिना शक्कर की चाय देनी चाहिए। भोजन में विविधता होनी चाहिए। भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना चाहिए। रोगी क्रियाशीलता के अनुसार कैलोरी की मात्रा दी जानी चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन, अन्य खाद्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि रक्त में ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करते हैं ये। और भोजन में दूध, अंडा, मांस, मछली, दूध से बने भोज्य पदार्थों की प्रचुरता होनी चाहिए। इंसुलिन द्वारा उपचार के लिए ये ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, परंतु इसका प्रयोग जो है एक चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से रक्त शर्करा की मात्रा एकदम से कम हो जाने का भय रहता है। इसलिए इंसुलिन का प्रयोग जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक रूप में ही किया जाना चाहिए। और अतिरिक्त इंसुलिन दूसरी बड़ी कमी यह है कि इसे प्रतिदिन इंजेक्शन के माध्यम से रोगी के शरीर में पहुंचाना पड़ता है, जो कि काफी श्रमसाध्य और कठिन काम है। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के लिए लगभग 40 यूनिट इंसुलिन लैंगरहैंस की कोशिकाओं से बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखता है, परंतु मधुमेह के रोगी को इसका स्राव जो है अत्यंत कम हो जाता है। तो रोगी को इंसुलिन की कितनी मात्रा आवश्यक है इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो बाजार में मुख्यतः 2 तरह की इंसुलिन मिलती है, एक है घुलनशील और दूसरी है डिपॉट इंसुलिन। घुलनशील इंसुलिन जो होता है यह स्वस्थ तरल के रूप में रहता है। यह अधिक प्रभावी होता है, परंतु इसका प्रभाव थोड़ी अवधि के लिए मतलब 6 घंटे के लिए ही होता है और 6 घंटे बाद पुनः इसकी आवश्यकता होती है। मधुमेह के नए रोगियों के लिए इन्हें कीटोन बॉडी अधिक बनता है और आकस्मिक स्थिति में तथा किशोर रोगियों के लिए इस प्रकार का इंसुलिन अधिक प्रभावी और लाभदायक एवं उपयोगी है।
ऐसे रोगी जिन्हें आहार पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है, घुलनशील इंसुलिन अधिक लाभदायक होती है। डिपोट इंसुलिन जो होता है ये धुंधला तथा दूध की तरह दिखता है और ये घुलनशील इंसुलिन से ज़्यादा लाभकारी और उपयोगी होता है, क्योंकि इसका एक ही इंजेक्शन देने से पूरे दिन का मतलब कि 10 से 12 घंटे तक रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रहता है। डिपोट इंसुलिन भी कई प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक का प्रभाव अलग अलग अवधि से प्रारंभ होकर अलग अलग अवधि में समाप्त होता है। इसके अलावा जो है ग्लोबिन इंसुलिन है, इसमें घुलनशील इंसुलिन के साथ ही ग्लोबिन नामक प्रोटीन भी होता है। ग्लोबिन प्रोटीन बीफ हीमोग्लोबिन होता है। इसका प्रभाव शरीर पर बहुत ही धीरे धीरे पड़ता है, अतः यह कम प्रभावी है और आजकल इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। आइसोफेन इंसुलिन, जिसका प्रयोग हेगडॉर ने किया था, इसमें रवेदार इंसुलिन के साथ ही अधिक मात्रा में जस्ता तथा कम मात्रा में प्रोटामीन होता है। यह बहुत अधिक प्रभावशाली होता है, इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। और प्रोटामीन जिंक इंसुलिन जो है, इसमें रवेदार इंसुलिन, जस्ता के लवण तथा प्रोटामीन होता है। यह सर्वाधिक प्रभावित इंसुलिन है और आजकल इसी इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। इंसुलिन जिंक सस्पेंसर जो है, इसे लेंटे इंसुलिन भी कहते हैं। इसमें रवेदार इंसुलिन तथा जिंक लवण होता है। इस इंसुलिन में जस्ता लवण का पीएच जो अब 7.4 होता है, तो यह अघुलनशील होता है, इसलिए इसे घुलनशील बनाने हेतु एसिटेट बफर घोल में पुनः सस्पेंसर करना पड़ता है। यह इंसुलिन शरीर पर धीमी गति से क्रिया करता है, परंतु इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। और इंसुलिन की अधिक मात्रा से उत्पन्न क्या जटिलता है? जब इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम शरीर में पहुंचाए जाते हैं तो इसके कारण कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। इनमें से सबसे पहला लक्षण है कि रक्त में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होता है? बहुत अधिक बार भूख लगता है, कमजोर एवं थकान महसूस करना, बहुत अधिक पसीना आना, मानसिक विचलता, हृदय में धड़कन बढ़ना, सांस फूलना एवं कपकपाना, आलस्य एवं सुस्ती, वस्तुओं का दोहरा प्रतिबिंब दिखाई देना, डायबिटीज, कोमा। और ये जो अवस्थाएं बताई गई हैं, इंसुलिन शॉक कहते हैं। और इस अवस्था को रोकने के लिए रोगी को यदि 50 ग्राम ग्लूकोज पिला दिया जाता है तो स्थिति सामान्य हो जाती है। यदि रोगी बेहोश हो जाता है तो उसे 50% ग्लूकोज का इंजेक्शन और अंतःस्राव द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि रोगी को 0.5 ml एड्रेनेलिक का इंजेक्शन तुरंत ही सबक्यूटेनियस के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाता है तो तुरंत लाभ हो जाता है तथा रोगी को कुछ ही मिनट में होश आ जाता है। अब दवाइयाँ, इंसुलिन तो हो गया, कुछ दवाइयाँ भी हैं जो अत्यधिक प्रभावी होती हैं, जैसे बाइक्यूनाइट्स हो गया। बाइक्यूनाइट्स जो है ये मृदु प्रकार के मधुमेह तथा वयस्कों के मधुमेह के उपचार में काफी उपयोगी है। ये यकृत के अलावा शरीर के अन्य ऊतकों एवं कोशों में ग्लूकोज के संग्रह में वृद्धि करता है। दूसरा है सल्फोनाइल यूरिया, और यह दवाई जो है इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करती है और यकृत में ग्लूकोज को रक्त में आने से रोकती है। इसका उपयोग किशोर के मधुमेह के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये दवाइयाँ अग्नाशय से इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करती है तथा यकृत की ग्लूकोज की विमुक्ति को रोकती है। और जिन रोगियों में अति ग्लूकोज रक्तता है तथा भोजन द्वारा रोग नियंत्रण में नहीं आ रहा है, उन्हें उपयुक्त दवाइयों को देना उचित रहता है। और शोधों से परीक्षण से यह भी ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त दवाइयाँ 30% मधुमेह के रोगियों के लिए प्रभावी एवं उपयोगी साबित हुई है। इसके अतिरिक्त अनेक दवाइयाँ हैं जैसे कि टल्बुटेमिड और डोनिल आदि, परंतु खाने वाली दवाइयों में अत्यधिक सेवन से कभी कभी भूख की कमी, उल्टी आना, दस्त, पीलिया आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो इनका उपयोग जो है चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। बालकों एवं किशोरों को, गर्भवती माताओं को मधुमेह के कोई विकारी प्रभाव अथवा आकस्मिक जटिलता उत्पन्न हो जाने पे या लंबे समय तक दवाइयों का प्रयोग किए जाना चाहिए तथा साथ ही आहार पर नियंत्रण रखना भी बेहद जरूरी है।